मैं फिर से आपके सामने सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30% लेकर हाजिर हो गई। ये वो 30% है जो दिसंबर 22 की शिफ्ट में आए थे सीटेट के पेपर में। आज का अपना पहला प्रश्न करते हैं। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन 1 है अनिरंतरता को, बी है रैखिकता को, सी है एकरूपता को, डी है पृथकता को। अपना आंसर दीजिएगा 1 2 3। मुझे लगता है आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा पृथकता को, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का विकास समान होता है, लेकिन हर बच्चे के विकास होने की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। वह उसको किसको दिखाएगा? पृथकता को। नेक्स्ट अपना ये कथन और तर्क वाला प्रश्न है। अपना कथन, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क है, बचपन एक समाजीकृत संस्कृत संकल्पना है। अब अपने ऑप्शन है, कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क सही व्याख्या कर रहा है कथन की। बी ऑप्शन है, कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क है वह सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। और सी है, कथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। और डी क्या है? कथन और तर्क दोनों ही गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं 1 2 3। आपने अब तक अपना आंसर दे दिया होगा। और हाँ, जब आप अपने 30% पूरे कर लो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने % सही हुए हैं। इसका सही आंसर होएगा ए। ये जो कथन है ये भी सही है, तर्क भी सही है, और कथन तर्क की सही व्याख्या तर्क कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? किसकी? समाजीकरण की प्रक्रिया की। बच्चों एक बात बताती हूँ, सीटेट का पेपर होता है, इसमें क्या होती है, जो पर्सन की स्टेटमेंट होती है ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो आपको पेपर में टाइम का ध्यान में रखते हुए पर्सन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि सीटेट का पेपर इतना टफ नहीं आता, इसको पास करना बहुत ईजी है, बस इसको समझने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन अपने क्या पूछा गया? समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या। बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियों आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। दूसरा है, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह डाला जा सकता है। तीसरा है, बच्चे का विकास उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें न तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका होती है न ही परिवेश की। चौथा है, डी ऑप्शन है अपना, बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। आप अपना उत्तर दीजिएगा, मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3। आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों के विकास का आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीटेट के एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। और साथ में आपको पेपर में एक बात का ये भी ध्यान रखना है, सीटेट के पेपर में ना आपको जो पॉजिटिव वर्ड है उनकी तरफ जानना, ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड को आपको वहीं पे नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उत्तर वही होंगे जो मतलब पॉजिटिव शब्द होंगे, सकारात्मक शब्द। इसमें कौन कौन से शब्द लोगे? जैसे सुगम, लचीला या मतलब प्रोत्साहित, ऐसे शब्दों की तरफ आपको ऑप्शन के उत्तर की तरफ जाना है। वहीं पर आप ऐसे देखोगे कठिन, जटिल, कठोर, हतोत्साहित नहीं शब्द आ जाए, उन पे ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर सकारात्मक शब्दों के आंसर सही होते हैं सीटेट में। अगला प्रश्न है अपना, प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत सही विकास चरण क्रम को पहचानिए। मतलब जो प्याजे का विकास के सोपान के सिद्धांत है उनका सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए का मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, फिर आएगा संवेदीगामक। बी ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। सी है औपचारिक क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, संवेदीगामक। डी है पूर्व क्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। आप अपना उत्तर दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्याजे ने कौन कौन से
चार सोपान बताए हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। सबसे पहले क्या आएगा? संवेदीगामक। ये कौन सी अवस्था होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा किससे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें बच्चे में थोड़ा थोड़ा विचार होना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सक्रिय हो जाता है, इसमें एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। फिर तीसरा कौन सा होता है? मूर्त क्रियात्मक। इसमें बच्चा जब सामने कोई वस्तु पड़ी होती है उनके द्वारा वो सोचना प्रारंभ कर देता है, मतलब ठोस वस्तुओं के साथ जो उनके सामने हो उन पे विचार करता है। औपचारिक क्रियात्मक या अमूर्त क्रियात्मक में क्या होता है? जब बच्चों के सामने चीजें नहीं होती फिर भी विचारों के द्वारा कल्पना करता है। अगर आपको प्याजे का विकास आपको कहानी के माध्यम से देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको कहानी के माध्यम से प्याजे का विकास मिलेगा। उस कहानी को जरूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? क्या की है? आलोचना। प्याजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। बी ऑप्शन अपना, प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की क्षमताओं को कम कर आंका है। तीसरा है, प्याजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं मानना था। और चौथा डी ऑप्शन है, प्याजे में विकास की प्रक्रिया को सत्य मानना था। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपका वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, आपने दे दिया होगा अब तक। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? संवेदीगामक अवस्था के बाद में। उन्होंने इसमें क्या कहा कि बच्चे इसमें थोड़ी क्रिया करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अब आपने ये बॉर्नविटा की, कॉम्प्लेन की, इनकी न्यूज देखी होगी। उनमें क्या कहते हैं कि 80% तक बच्चों का विकास, दिमाग का विकास लगभग हो जाता है इस आयु तक। तो इसमें क्या है? बच्चों की क्षमताओं को कम आंका है। अगला प्रश्न है अपना, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन ब्राहा पुरस्कार और दंड द्वारा किस तर्क में नियंत्रित होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ऑप्शन ए का पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक और डी है नैतिक संबंधवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपके उत्तर का वेट कर रही हूँ। 1 2 3। इसका सही आंसर होगा पारंपरिक। अब इसमें क्या कहा गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए। कौन कौन से? पूर्व पारंपरिक पहला स्तर बताया, पारंपरिक दूसरा स्तर बताया और उत्तर पारंपरिक कौन सा स्तर बताया? तीसरा स्तर बताया। अब पारंपरिक में तो कौन सा बताया था? सॉरी, इसमें पूर्व पारंपरिक आएगा पहला। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पूर्व पारंपरिक। बच्चों के अनुसार नैतिक ब्राहा पुरस्कार और दंड किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक पर, क्योंकि पहला ये बताया, दूसरा ये बताया और तीसरा इन्होंने ये बताया। पहले में इन्होंने दंड और पुरस्कार का नियंत्रण बताया, दूसरे में बच्चा क्या सोचता है? अच्छा बच्चा बनने की भावना रखता है, लड़का है लड़की भी, मैं अच्छा कैसे बनूं। साथ में उसमें दूसरे पारंपरिक स्तर में उसे कानून का भी ज्ञान हो जाता है, जैसे लाल बत्ती पे रुकना है। और उत्तर पारंपरिक में क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ जाता है, मतलब बच्चा का इतना विकास हो जाता है जो उसको पूरे जीवन में वो यूज करता है। और इसको आप अगर इनको लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत को आप कम समय में ज़्यादा देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। CDP की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप डबल की स्पीड पे सारे वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, ये 10-10 मिनट के हैं। उनको आप डबल की स्पीड पे देखोगे तो आपके मतलब पेपर में रिविजन अच्छी हो जाएगी। पेपर के टाइम पे कम समय में 1 घंटे में आपकी सारे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। अगला प्रश्न अपना, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? ऑप्शन ए का अनुकूलन, ऑप्शन बी है स्कीमा, ऑप्शन सी है मानस चित्र, ऑप्शन डी है प्रक्रियाशीलता। मैं आपके ऑप्शन का आंसर का वेट कर रही हूँ, आपने अब तक लगा दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कीमा। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। ऑप्शन ए है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। ऑप्शन बी है जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। ऑप्शन सी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए।
ऑप्शन डी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार में से जिनका उसे ज्ञान होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो बच्चा जानता है उसे जानने का उसे सामर्थ्य है। ये बात याद रखना। जो पहुंच से बाहर होएगा वो उसका ऑप्शन कैसे होएगा? और टीचर शिक्षक के विचारों के अनुसार वो कैसे मतलब जानना चाहेगा। यहाँ पर इसके अभिभावकों का विचार दे दिए, तो इसमें सही आंसर कौन सा होएगा? अपना ऑप्शन ए, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। अगला प्रश्न अपना, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संरचनावाद का, बी है सामाजिक संरचनावाद का, सी है अवलोकन अधिगम का, डी है मानववादी अधिगम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना उत्तर दीजिएगा। आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक संरचनावाद का, क्योंकि जैसा वो देखेगा वैसा ही दूसरों के साथ ट्रीट करेगा। अगर उसके घर में अच्छा माहौल है, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, तो अपने सहपाठियों को बड़े पोलाइट तरीके से रिस्पेक्ट के साथ रहेगा, उनके साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार के मतलब बिहेव करेगा। और वहीं पर उसको गाली गलौज दी जाती है या फिर ऐसे मतलब प्रताड़ित किया जाता है, तो वो अपने सहपाठियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालेगा। अगला है अपना, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? मतलब बच्चा या छात्र या बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए का बहुत से संसाधनों का प्रावधान, मतलब बहुत से साधन होने चाहिए, लचीलता, समूहीकरण, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, छात्रों के सक्रिय सहभागिता, और एक है संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। आप अपने ऑप्शन को चूज कीजिएगा, आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप खुद से कर सको। अब मैं बताऊँ इसका क्या आएगा? इसका आएगा बहुत से संसाधनों का प्रावधान, ये बात बिल्कुल सही है। लचीला समूहकरण, ये बात भी सही है। पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार, ये क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर केवल एक चीज आ जाए, केवल एकमात्र, तो ये सीटेट के पेपर में आपको भूल के भी उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। और छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बालक केंद्रित है तो वहाँ पे क्या होगा? छात्रों की सक्रिय भागीदारी होगी, और जो शिक्षक केंद्रित होता है वहाँ पे शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है। एक संरचित पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। इसका कौन सा आएगा? ऑप्शन 1, 2 और 4, क्योंकि तीसरा तो है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन 1, बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान का अनुभव पर निर्भर है। दूसरा है, बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा है, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। और डी है, बुद्धि एक एकीकृत संरचना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। आपका टाइम खत्म हो गया है। इसका सही आंसर क्या है? सी, बुद्धि को एक विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। ये क्या कहा गया है हार्वर्ड गार्डनर में? हर एक में अलग अलग बुद्धि होती है। जैसे संगीतज्ञ बुद्धि, उसमें क्या होगी? संगीत, ऐसे लोगों में संगीत अच्छे से होएगा, जैसे कि अनु मलिक में, सोनू निगम में कौन सी बुद्धि है? संगीतज्ञ बुद्धि। वहीं पर मैथ, अंकन बुद्धि या गणितीय बुद्धि किन में होगी? जिनके मतलब अंकों का ज्ञान जिनमें ज़्यादा होगा, जैसे कि वैज्ञानिक में, गणितज्ञ में, ऐसे में। आपको अगर ये डिटेल से देखना है तो आप डबल की स्पीड पे देखिएगा। मेरे चैनल पे 10-15 मिनट का वीडियो है, आपका 5-7 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे CDP की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और डबल की स्पीड पे सारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आपके घंटे 1.5 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट समाप्त हो जाएगी। साथ में आपका पूरा सिलेबस CDP का रिवाइज हो जाएगा। उसमें सिर्फ सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। आगे है अपना, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ऑप्शन 1 है, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। बी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे, यहाँ पे बच्चा नाम आएगा, के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करने चाहिए। ऑप्शन सी है, किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों देने चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चों की स्मरण शक्ति लो पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? अपना उत्तर दीजिएगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। मतलब कि बच्चे ने कितना कार्य किया, मतलब विश्लेषण, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनका विश्लेषण करना, देखना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन ए है योगात्मक अंकन, बी है यंत्रवत याद करने के कौशल का अंकन, सी है विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, और डी है स्व आंकलन और समूह आंकलन का समावेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना उत्तर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्व आंकलन और समूह आंकलन का समावेश। अगला प्रश्न है अपना, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विभिन्न भाषाएं मतलब अलग अलग भाषा क्षेत्र से आने वाले बच्चों को एक कक्षा में बिठाया जाता है, तो उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? किसी की भाषा कैसी, पंजाबी है, किसी की मराठी है, चलो मराठी तो अलग होगी, समझ में नहीं आई, जैसे किसी की राजस्थानी है, किसी की हरियाणवी है, इनकी थोड़ी थोड़ी मतलब समझ में आ जाए लेकिन थोड़ी टोन अलग अलग है। तो क्या होगा, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तो उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई है। जो नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, उनको तो सीटेट के पेपर में सबसे पहले एलिमिनेट करना है, सबसे पहले काटना है। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें क्या है? प्रोत्साहित है, ये क्या है? सकारात्मक शब्द, तो इसको हम लेंगे एक बार। अगला है विद्यार्थियों को बोलने की वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। जी नहीं, इसमें क्या लिमिटेशन बना दी बच्चों के। वह विद्यार्थी जो हास्यों पर समुदाय आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? बी, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब ऐसी कक्षा बनानी चाहिए जिसमें सभी बच्चों का सम्मान हो और उनकी भाषाओं बोली का सम्मान हो, और उनको प्रोत्साहित किए भी अपनी अपनी भाषा में बोलो, ताकि दूसरे बच्चे भी सीखे भी इसकी भाषा ऐसी ऐसी। अब जैसे अलग अलग भाषा या अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो उन बच्चों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आगे है, एक शिक्षिका को अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? मतलब उसको जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है, उसको लचीलापन करना है, तो वो कैसे बढ़ावा देगी? लड़कियों को स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं की ओर प्रोत्साहित करें। तो क्या कहती है यहाँ पे? ये प्रोत्साहित नाम तो आया है, पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसमें देखो कि लड़कियों को केवल स्त्रीवादी भी, लड़कियों को स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी। तो ये तो वही होगा, फिर लड़कियां तो वो लड़कियों की तरह रहे, लड़के लड़कों की तरह ही रहे, तो रूढ़िवादी होगी। बी है लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है। क्या ये सही है? दोनों का अलग करना नहीं। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छी करेगी और लड़के भाषा नहीं, गणित आएगा यहाँ पे। लड़के किस में करेंगे? गणित में अच्छा करेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये एक धारणा है। जरूरी नहीं है कि लड़कियां भाषा में अच्छे, लड़के भी भाषा में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जरूरी नहीं कि लड़के गणित में अच्छे। बहुत सी जो लड़कियां टॉपर आती हैं उनके गणित बहुत अच्छा होता है। और ऑप्शन डी है व्यक्तियों की गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा कि ऐसे लोगों को उदाहरण देके जो कि मतलब अपने क्षेत्र से हटके किया हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हरमनप्रीत कौर का, वो लड़की होके क्रिकेट खेलती है और क्रिकेट टीम की कप्तान है और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो उन्होंने ये जरूरी नहीं कि लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां भी खेलती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम शेफ संजीव कपूर का, ये अपनी धारणा बना दी गई है, रूढ़िवादिता है कि लड़कियां खाना बनाएगी। वहीं पे संजीव कपूर लड़के होके मतलब आदमी होकर दुनिया के सबसे बड़े सेफ है। तो इनका उदाहरण देखा हम उन कैसे लाएंगे? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन मतलब मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। अगला है अपना, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा। एक बच्चा है, वो अपनी पीढ़ी में पहली बार स्कूल गया, मतलब पुराने लोग उनके कभी स्कूल में नहीं गए होते, ऐसे लगा लो कि उनका कल्चर पुराना है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे। भी पहले उसमें असफलता का डर पैदा कर दे ताकि वो आगे ना बढ़े।
दूसरा है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित कराना चाहिए। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। नकारात्मक और न शब्द नहीं शब्द आ जाए वहाँ पे तो हमने कट्टी करना है सीटेट के पेपर में। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत से विद्यार्थियों का शिक्षण लायक नहीं है। इसमें भी नहीं शब्द है तो इसको भी हम कट करेंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगी। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित कराना चाहिए। अब जैसे वो पुराने टाइप के आदिवासी लोग होंगे, वो पहली बार उनका बच्चा कोई स्कूल में आएगा तो उनके जैसे कपड़े पहनेगा, उनके जैसे मतलब बड़े बड़े ऐसे ये आदिवासी लोग यहाँ पे खुदवा लेते हैं या फिर वो यहाँ पे मेकअप करके आते हैं, वो बहुत सारा काजल डाल के आएंगे, कुछ अलग सा विचित्र सा लगेंगे। तो उस पर हंसना नहीं है। टीचर को क्या करना है? उसको सम्मान करना भी और बच्चों को भी दिखाना भी इनकी संस्कृति ऐसी है, ये लोग ऐसे रहते हैं। पर धीरे धीरे उस बच्चे को भी बताना है भी बेटे ये आपके घर की है, ठीक, अपनी संस्कृति का सम्मान करो। लेकिन क्या स्कूल एक सामाजिक संस्था है तो आप स्कूल की ड्रेस में आइए, स्कूल के तौर तरीकों से रहिए। ये इसे धीरे धीरे उसे समझाना चाहिए और उस चीज़ में उसे डालना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न पर। यह है कथन और तर्क पर। कथन क्या कहता है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर अलग अलग बच्चे होंगे, जैसे कोई पंजाबी होगा, कोई गुजराती होगा, कोई राजस्थानी होगा, कोई हरियाणवी होगा, तो हर बच्चा उनकी संस्कृति आपस में एक दूसरे से सीखेगा। अब राजस्थान वाला देखेगा पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाबी लोग कैसे करते हैं, पंजाबी लोग देखे गुजरात में क्या हो रहा है, गुजराती लोग कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, मतलब उनमें ज्ञान ज़्यादा होएगा, वो एक दायरे तक सीमित नहीं रहेंगे। तर्क है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित, श्रवण रूप से बाधित है या जिन्हें विकार है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समावेशन सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पे तो सभी बच्चों का विकास होएगा। दृष्टि बाधित या विकार वाले बच्चों का कैसे होगा? सामान्य बच्चों का भी होएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है। कथन और आर दोनों सही है और कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, कथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ऑप्शन डी है, कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसका सही क्या होगा? कथन तो सही है अपना लेकिन तर्क गलत है। इसका आंसर आएगा सी। अब तक आपके कितने % सही हो चुके हैं आप काउंट करते रहिएगा। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न है अपना, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मतलब एक अध्यापिका है, टीचर है, अब कोई बच्चा है जिसको कम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूक्ष्म मुद्रण संसाधन कौन से हैं? छोटे लिखित संसाधन, जिनमें छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आता है। दिखाई तो उसे पहले ही नहीं दे रहा, फिर छोटी चीजें उन्हें हम क्या दिखाएंगे? दूसरा है, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी कल्पना उनके अवसर मिले। मौखिक मतलब बोलने के संकेत, मतलब बोलने वाले शब्द उनको यूज करने चाहिए ताकि उनकी कल्पना कर सके। ये बात सही है, क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा कि उसे सुनाई भी नहीं देता, उसे सिर्फ दिखाई नहीं देता। जिसे दिखाई नहीं देता तो वो सुन तो अच्छे से सकता है, तो एक बार इसको साइड में रख देते हैं। बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए, फिर जब उसे दिखाई नहीं दे रहा तो दृश्य दिखा के हम करेंगे क्या? डी ऑप्शन है, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य कराना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अब तक अपना उत्तर बता दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी कल्पना करने का अवसर मिले। मतलब मैं उनको बोलूँगी, जैसे बच्चे हैं मेरे सामने, बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा, मैं उनको कैसे पढ़ाऊँगी? बच्चों, चिड़िया हवा में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, तो उनको सुनाई देगा। तो वो ऐसे उन्होंने जो भी इमेज किया होगा अपने विचारों से, मैं चिड़िया हवा में उड़ती है ऐसे, या फिर बोल के सुनाऊंगी उनको। जो कुछ पढ़ाना होगा बोल के ही पढ़ाऊंगी, बोल के ही सुनाऊंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौखिक संकेत। मौखिक मतलब बोलना। अगला प्रश्न है अपना, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, अधिगम विकार मतलब कठिनाई, रोग, डिसेबिलिटी बोलते हैं जिनको, पढ़ने में कठिनाई कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? ऑप्शन एक है, सख्त पाठ्य चर्चा का पालन करना। जहाँ पे सख्त, कठोर, जटिल आ जाइए तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा।
बी है विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना, मतलब अनेक शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना, ये सही है। आगे देखते हैं। मानकीकृत आंकलन निश्चित करना, ये भी गलत है। त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना, ये क्या ये बात सही है? नहीं, जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे वो गलतियाँ भी करेंगे, क्योंकि बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। तो आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर कौन सा आएगा? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना, मतलब अलग अलग पढ़ाने के तरीकों को अपनाना। भी बच्चे को कैसे न कैसे तो समझ में आएगा, कौन सी न कौन सी विधि से तो समझ में आएगा ही। अब तक आपके कितने % सही हो चुके हैं? अगला है अपना प्रतिभाशाली बच्चों पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान कैसे की जा सकती है? चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्परता द्वारा, ये मतलब कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी बाहरी प्रेरणा को बिना काम करने की असमता द्वारा। क्या प्रतिभाशाली बच्चों को बाहरी प्रेरणा की जरूरत है? बाहरी प्रेरणा की मतलब उन्हें पुरस्कार की या इनाम की कोई जरूरत है? वो कोई काम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करने हैं, जिसको उन्हें खुद को संतुष्टि मिले, बाहर से दिखावे के लिए नहीं करते। मौलिक सोच द्वारा, उनकी क्या सोच है? बहुत समाधान की क्षमता द्वारा, मतलब एक प्रॉब्लम पे वो बहुत से समाधान रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा चुनौतीपूर्ण कार्य के तत्पर रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात गलत हो गई सेकंड वाली, और थर्ड वाली सही है, और बहुत से ये फोर्थ। तो कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये थर्ड नहीं, फर्स्ट थर्ड नहीं है इसमें। फर्स्ट 2 मिनट, सॉरी। इसका सही आंसर क्या आएगा? चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। और समाधान, एक प्रॉब्लम पे बहुत से समाधान निकाल सकते हैं, ये बात भी सही है, जिसमें पहला और चौथा होना तो चाहिए। पहला और चौथा तो कौन से में ऑप्शन में है? ये आएगा इसका ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मुझे पता है मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पढ़ाने के तरीकों को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाए कौन सी तकनीक से रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का में हानिकारक है? पूछा हानिकारक है। ऑप्शन ए का विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। ऑप्शन बी है अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ऑप्शन सी है अधिगम के आंकलन हेतु विविध तरीकों को अपनाना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। तो क्या कहा गया है? अध्यापक द्वारा अपनाई गई तकनीक से रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक है। जो मतलब अधिगम आप पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके के लिए कौन सी चीज़ हानिकारक होगी? बच्चे को अच्छा प्रदर्शन ना करने पर काले स्टार देना, मतलब बच्चे को हतोत्साहित करना। इसका ऑप्शन बी आएगा। बच्चों को मुझे प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। अगला अपना, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी है नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना और उसे अलग ही रखना चाहिए। ऑप्शन सी है हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही अपने बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। ऑप्शन डी नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान का ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। अपना अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क पर है। ये क्या है? कथन क्या कहता है? दृश्यों को एक संग्रह का इस्तेमाल करने, उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समक्ष को बढ़ावा देगा। तर्क है अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों को जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। इसका ऑप्शन ए होएगा। कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क सही व्याख्या करता है कथन की। ऑप्शन बी है कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे कथन की।
ऑप्शन सी है कथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ऑप्शन डी है कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आएगा, कथन और तर्क दोनों सही है और यहाँ पे तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे रिक्त तरीके से सीखते हैं और रिक्त तरीके से नहीं सीखते हैं। ऑप्शन ए है वर्तुलाकार एक रेखीय, बी है एक रेखीय वर्तुलाकार, यांत्रिकतावादी, संरचनावादी, निर्देशात्मक और संरचनावादी। सही आंसर क्या होएगा? बच्चे कौन से तरीके से सीखते हैं? बच्चों का विकास कौन सा होता है? वर्तुलाकार। कभी मतलब विकास बढ़ गया, कभी रुक गया, फिर कभी तेज गति से होगा। इनका विकास कैसे होगा? वर्तुलाकार। और इनका विकास कैसा नहीं होता? एक रेखीय, मतलब उनका विकास होता जा रहा है बिना बाधा के। नहीं, इसका सही आंसर कैसा कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अपना, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब केवल उनकी भावनाओं को महत्व देना चाहिए, उनकी संज्ञानात्मक विकास की उपेक्षा करनी चाहिए। संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ये बात क्या सही है कि केवल उनके संज्ञानात्मक बौद्धिक स्तर की मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी क्या भावना है उसको हतोत्साहित करो? यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी है यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। तो आप किस पे जाओगे? सीटेट में आप पेपर में जब भी पेपर करोगे तो आप अपनी समझ से काम लेना। ये मतलब समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या करोगे कि ऑप्शन सी की तरफ जाओगे, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, विद्यार्थी के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में रिक्त के स्थान पर रिक्त प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन एक है मतलब अवबोध के स्थान पर उपलब्धि को प्रेरित करना, बी है उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य को प्रेरित करना, और सी है असफलता ना होने देना, असफलता स्वीकार करना, और डी है असफलता स्वीकारना, असफलता ना होने देना। तो क्या होगा? विद्यार्थी के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में उपलब्धि के स्थान पर अवबोध को प्रेरित करना चाहिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए आंसर होगा। अब तक आपने कितने परसेंट ठीक कर लिए हैं? काउंट कर रहे हो ना? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन एक है विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता, बी है विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी नाम पर निर्भर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण सीखने की असक्षमता, और क्या है विद्यार्थियों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न है। आप किसकी तरफ जाओगे? इसका सही आंसर है, आपने अब तक आप अपना उत्तर बता दिया होगा, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मतलब जब बड़े हो जाते हैं उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है अपना, समस्या समाधान में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में उनके वर्णन का मिलान कीजिए। ये जो शिक्षण विधियां है उससे है समस्या समाधान की विधि में। कलन विधि क्या है? कलन विधि क्या बताती है? ये क्या है? आपको ना इनमें से ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सा आ रहा है, उसकी तरफ पहले आप उस ऑप्शन को टिक करोगे, फिर बाद में देखोगे धीरे धीरे से एलिमिनेट करके। तो इसमें कलन क्या है? कलन क्या है? मिलती जुलती समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना, या फिर एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि। तो इसका क्या होगा? सेकंड होएगा। एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम। स्वभावानुभाविक शोध प्रणाली क्या है? अपने परिणाम को प्राप्त करना, मतलब सही उत्तर प्राप्त करना एक ही सामान्य नीति में। इसका ये आएगा। तुल्य रूपता क्या है? जब दो चीजों की तुलना हो, दो समस्याओं की तुलना करके मतलब उन समस्या का समाधान निकालना। तो इसमें क्या है? मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना। इसका कौन सा आएगा? पहला। उपाय अंत विश्लेषण। विश्लेषण का क्या अर्थ है? समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका हल करना। तो इसमें कौन सा आएगा? एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर उन प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का सेकंड। इसमें कौन से में दे रखा है? पहले का सेकंड। तो इसका डी ऑप्शन ही आ जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। पहले में सेकंड कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी में। अगला अपना
अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अभिरुचि अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन बी है कक्षाई शिक्षा शास्त्र अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है। बिल्कुल नहीं, कक्षाई शिक्षा शास्त्र कैसे व्यक्तिगत कारक होगा? रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। अब समुदाय तो मान लेंगे, रुचि कैसे पर्यावरणीय कारक होगी अपनी? उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। उम्र अपनी पर्यावरणीय कारक कैसे है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम विज्ञान है। ऑप्शन ए है शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाने वाला। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है। ऑप्शन डी है केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है। तो सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य क्या है? शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपने कितने % ठीक किए बच्चों? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके। कभी अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, और प्ले लिस्ट पर CDP की प्ले लिस्ट जरूर देखना, 2 की स्पीड पे देख लेना। आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा CDP मतलब रिवाइज हो जाएगी। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, ज़्यादा डिटेल से उसमें कुछ नहीं बताया गया, बस रिविजन के तौर पर उनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद। और हाँ, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, अपनी मैडम अध्यापक समझ के, कुछ भी समझ के, दोस्त समझ के, कुछ भी समझ के माफ़ कर देना कोई भी गलती हो तो, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फिर भी मैं अपने पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। मेरे को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। धन्यवाद।